हे गाइस, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, जो बंदी रक्षक के स्टूडेंट्स हैं, आरओ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आज से रेगुलर क्लासेस रखने वाले हैं। रेगुलर क्लासेस होंगी, 3 दिन हिंदी होगी जिसमें हम 3 टॉपिक कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे, और 3 दिन जीएस की होगी जिसमें हम 6 टॉपिक या 7 या 8 टॉपिक आपको कंप्लीट कराएंगे हफ्ते में। इसके अलावा उत्तराखंड की रेगुलर क्लासेस होंगी। और बात करें हिंदी स्पेशल की, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसी हफ्ते आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो रेगुलर दोस्तों नोट्स आपको तैयार करने हैं, याद करने हैं, और इसकी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। आपको बताएंगे कि कैसे ले सकते हैं, ठीक है, अभी थोड़ी देर में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये तो हो गया। यहाँ पर जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं, पुरानी क्लासेस जो भी हम सब हमारी उत्तराखंड के रिलेटेड जो भी हमने अभी आपको क्लासेस दी हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, प्ले लिस्ट बना देंगे या वीडियो का लिस्ट बना देंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बंदी रक्षक के स्टूडेंट के लिए करंट अफेयर की हमने कुछ दिन पहले दी थी, और 100 क्वेश्चन करंट अफेयर का सेट आपको और देंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी दोस्तों एक चीज और बता देता हूं, थोड़ा सा समय और लेके देखिए, 10 पेपर्स भी आपके लिए बंदी रक्षक स्टूडेंट के लिए कराने वाले हैं, जिसमें से 5 पेपर्स होंगे, 5 प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, यानी 5 प्रैक्टिस और 5 प्रीवियस ईयर। और जो प्रीवियस ईयर होंगे हमने ऑलरेडी करा रखे हैं, बहुत सारे जो पुराने हैं 2020 तक के, 2023 के जो लेटेस्ट पैटर्न पर है उन पेपर को यहाँ पर करवाएंगे, डिटेल व्याख्या सहित करवाएंगे, और एक फैक्ट के साथ आपको 2, 3 या 4 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो उस क्वेश्चन को, उस पेपर्स को, इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा। बंदी रक्षक स्टूडेंट के लिए उनके एग्जाम से पहले ये 10 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास को। रेगुलर नोट्स तैयार कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे और यहाँ पर आंसर देखना है। ब्रज भाषा को किसने अंतर्वेदी भाषा नाम से संबोधित किया है? हाल ही में यूकेपीएससी के इस प्रकार के पैटर्न वाले क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसका जो सही आंसर है ना, वह है गियर्सन। अब देखिए, यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रख लेना है कि जो ब्रज भाषा है, इसे गियर्सन महोदय ने अंतर्वेदी भाषा कहा है। जो गंगा यमुना नदी है ना, इसके बीच वाले जो मुख्य क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है ब्रज भाषा, इसके लिए अंतर्वेदी भाषा शब्द का यूज किया है गियर्सन ने। और जो ये भाषा बोली जाती है, इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ है? मथुरा में, आगरा में, अलीगढ़ में, ठीक है। तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद वगैरह में मुख्यतः ये ब्रज भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, खड़ी बोली के लिए कोरवी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको नोट्स तैयार करने हैं ना, आपको कंटेंट लेना है, अच्छा कंटेंट लेना है, बेस्ट कंटेंट लेना है, एक भी फैक्ट आपके बाहर नहीं छूटने देंगे, लेकिन आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा, और इन प्रश्नों को अच्छे से याद करना होगा, नोट्स बनाने होंगे। खड़ी बोली के लिए कोरवी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए, यहाँ पर जो व्यक्ति थे वो थे राहुल संकृत्यायन। ध्यान रखिएगा, राहुल संकृत्यायन थे। और खड़ी बोली का क्षेत्र कहाँ पर है? तो जो सहारनपुर है, देहरादून है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है ना, दिल्ली का कुछ क्षेत्र आ जाए जो मेरठ से लगता है, तो बिजनौर वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर खड़ी बोली मुख्यतः बोली जाती है। ये चीजें आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। यानी हमारे देहरादून से जो मिलने वाले क्षेत्र हैं आसपास के, वहां पर ये खड़ी बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। पंचमाक्षर के स्थान पर, देखिए हमारा, अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको बता देता हूं एक बार फिर से कि हमारा जो टॉपिक है दूसरा आज ये है वर्ण, उच्चारण, भाषा, लिपि, गुण, दोष, विकास। तो ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं आज, ठीक है। यहां से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार लगाने का प्रस्ताव दिया था। तो पंचमाक्षर के स्थान पर जो अनुस्वार लगाने का जो यहाँ पर प्रस्ताव दिया था ना, तो वह किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो श्याम सुंदर दास ने दिया था। अब देखिए, आपने देखा होगा ना, कहीं पर हम क्या लगाते हैं, जैसे ये वाला शब्द होते हैं, तो हम ये बीच में कई बार लिखते नहीं है, उसकी जगह में हम ऊपर क्या लगा लेते हैं, बिंदी लगा लेते हैं, है ना, अनुस्वार लगा देते हैं। तो इसी का जो सुझाव दिया था, ये श्याम सुंदर दास ने दिया था। आप ऐसे समझिएगा, ऐसे लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, हमने बिंदी लगा दी है तो सुंदर बना दिया उस चीज को, तो श्याम सुंदर दास यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, ये पूछा गया प्रश्न है, अभी पूछा है यूकेपीएससी ने। प्रविशेषण को किसने अंतर्विशेषण कहा था? तो देखिए, इनका नाम था दोस्तों कामता प्रसाद गुरु, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्रकार का रैपिड फायर है, आपको याद भी करवा रहे हैं, समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान पहले यहां होना चाहिए, तब आप इस चीज को जल्दी कैच कर पाओगे, ठीक है। आपको क्लास बड़ी भी नहीं लगेगी, लंबी भी नहीं लगेगी, और छोटी भी नहीं लगेगी। तो पहले ध्यान यहां दीजिएगा और याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, कि कौन सी बोली पूरी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखिए, हमने कहा वर्ण वाला है, तो इस प्रश्न का आंसर देना है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? मालवी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। तो आप सभी देने वाले हैं आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी मालवी। मालवी कहां के अंतर्गत आती है? राजस्थान के अंतर्गत आती है, अभी आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए, अगर जिसे नहीं आता ना, 2 मिनट सब्र कीजिए, आपको याद हो जाएगा, कंठस्थ याद हो जाएगा। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है?
बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, मैथिली। क्वेश्चन नंबर 6 का इसका सही आंसर है डी, मैथिली नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 7 है मगही बोली बोली जाती है। मगही कहां पर बोली जाती है? तो आप कहने वाले हो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है बिहारी, वहां पर बोली जाती है। अब देखिए जिन्हें इन प्रश्नों को समझने में थोड़ा दिक्कत आई होगी उन स्टूडेंट्स के लिए उन्हें याद कैसे करना है कि किसके अंतर्गत कौन सी बोली जाती है। ठीक है, तो यहां देखिए सबसे पहले आपको संख्या याद करनी है। अगर आपको पूछी जाए कि उपभाषाएं कितनी हैं, तो उपभाषाओं की संख्या है 5। बोली कितनी है? कहीं पर थोड़ा विवाद होता है, लेकिन मुख्यतः जो बोली की संख्या है वो 18 है। अब है पहला कि जो यहाँ पर पूर्वी हिंदी है, इसके अंतर्गत 3 आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूछा जाएगा कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, तो 3 बोली आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, दूसरा आता है पश्चिमी हिंदी, और सबसे ज्यादा आपको इसी के अंतर्गत मिलेगा। और जो हमारा वाला क्षेत्र है, मतलब जैसे जो हमारा ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र आ गया, जो हमारा ये देहरादून में जो खड़ी बोली बोली जाती है ना, ब्रज हो गया है, बांगरू हो गया है, बुंदेली हो गया, कन्नौजी हो गया है, तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्रज, बांगरू, बुंदेली, BBP, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, और इसके अलावा CC यानी कन्नौजी और कोरवी। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे बात करें ना, जो बांगरू है इसे हरियाणवी भी कहते हैं क्योंकि हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है। फिर आती है बिहारी हिंदी, इसमें 3 भाषा आएंगी, 3 बोली आएंगी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। और यहीं पर बात करें दोस्तों राजस्थान की बात करते हैं तो जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालावी। और पहाड़ी की बात करें जो हमारे गढ़वाली हो गया, कुमाऊनी हो गया, नेपाली हो गया, जौनसारी हो गया है, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाती है। चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, एक बार इसे नोट कीजिएगा। देखिए याद होते हैं, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट को याद होते हैं, लेकिन कभी एग्जाम में प्रेशर के कारण क्या करते हैं, गलत कर जाते हैं। तो जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी देर तक आपको याद रहेगा, उतनी आसानी से याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अब है आपके सामने 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रमुख बोली व उनका अन्य नाम। अब थोड़ा लेवल वाला प्रश्न है। देखिए जो डिंगल भाषा है इसे भाट भाषा, पिंगल को नाग भाषा, बघेली को रिवाई, और ब्रज भाषा को राम बोली। तो कौन सा यहाँ पर गलत है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर देखना है और इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और इसका आंसर आपको देना है कि इसका सही आंसर क्या मिलने वाला है। तो दीजिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है ना, ये आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रज भाषा वाला गलत है। ब्रज भाषा राम बोली नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर राम बोली वैसे नाम रख दिया है, ब्रज भाषा को हमने अभी देखा था अंतर्वेदी कहा था, और अंतर्वेदी किसने नाम दिया था? अंतर्वेदी जो नाम दिया था वो गियरसन ने दिया था, अभी हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 9, प्रमुख बोली व उनका अन्य नाम। अवधि को देखिए, अवधि को बेसवाड़ी या कोशली कहते हैं, है ना। इसके देखिए अन्य नाम है, इसके कई बार अन्य नाम से भी पूछी जा सकती है, आपको हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। छत्तीसगढ़ी, खलटाई, लारिया, बुंदेली, अंतर्वेदी, फिर आ गया वही गलत है ना, हरियाणी, बांगरू या देशवाली। अब देखिए दोस्तों अभी हमने अंतर्वेदी कहा था, वो ब्रज भाषा के लिए कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी ही गलत हो गया है। अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न बन जाए है ना कि बांगरू बोल दिया जाए, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहीं पर हरियाणी लिख दी जाए, कहीं पर बांगरू, कहीं पर हरियाणी, तो एक ही चीज हो। ठीक है, बेसवाड़ी कहे या कौशली कहे वो अवधि के लिए ही है। ठीक है, और खलटाही या लरिया कहे तो छत्तीसगढ़ के लिए ही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाड़ौती बोली मुख्यतः कही जाती है। अब देखिए जो हाड़ौती बोली है ना, ये हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है, यानी उस विशेष क्षेत्र के आधार पर ये नाम है, और इस क्षेत्र का नाम है दोस्तों पूर्वी राजस्थानी। और ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है कहां पर? ढूंढाड़ी। ये प्रश्न तो एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में UPSSC के एग्जाम में। तो ढूंढाड़ी जो बोली है वो भी पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। अब यहाँ देखिए, देखिए ये है पूर्वी राजस्थानी, ये है पश्चिमी राजस्थानी, ये उत्तरी राजस्थानी, और ये दक्षिणी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी बोली बोली जाती है जिसे ढूंढाड़ी कहते हैं, और इसी को अगर कहीं पर ये दो नाम ना आए और हाड़ौती लिख लिया जाए तो भी आप समझ जाना कि ये पूर्वी राजस्थानी की बात कर रहा है। उत्तर में मेवाती है, दक्षिण में आपको मालावी मिलेगा, और पश्चिम में आपको मारवाड़ी मिलेगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मीरा की जो भाषा थी ना, मीरा थी, तो उसकी जो भाषा थी मुख्यतः वो मारवाड़ी में ही थी लगभग, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके ए सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है। देखिए 12वां क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रमुख बोली व उनके नामकरणकर्ता का सही मेल नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12, इसका आंसर देना है ब्रजबुली, ईश्वर चंद्र गुप्त, कोरबी, राहुल संकृत्यायन, राजस्थान गियरसन, और राजस्थानी गियरसन, और मैथिली की बात करें तो बांकीदास। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आप तीनों याद कीजिए। देखिए कोरबी तो आपको पूछ लिया है एग्जाम में, एक स्पेशल ऐसे याद कीजिएगा, है ना।
ब्रज बुली आपको थोड़ा स्पेशल ये ध्यान रख लेना, थोड़ा ब्रज भाषा से रिलेटेड है, तो ईश्वर चंद्र गुप्त ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, सुनीत चटर्जी ने किसे जनपदीय हिंदुस्तानी कहा था? अब किस भाषा के लिए सुनीत चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली के लिए। सुनीत चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए जनपदीय हिंदुस्तानी कहा था। और खड़ी बोली का ही दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का ही दूसरा नाम दोस्तों कोरवी है। कोरवी भी बोला जाता है इसे। और कोरवी किसने कहा था? अभी देखा था हमने, राव संकृत्या ने इन्हें कोरवी कहा था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 16 भी। अब देखिए दोस्तों, हिंदी का वर्ण विचार हमारी जो चैप्टर है ना, अब आते हैं अपभ्रंश वाले पार्ट पे। देखिए, शोर सैनी अपभ्रंश में से शोर सैनी अपभ्रंश से निम्न में से किस उपभाषा का उद्गम नहीं हुआ है? तो शोर सैनी से किसका उद्गम नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। किस भाषा का उद्गम नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। भाषा, या स्लेश यहां पर लिख लेता हूं, भाषा किसका उद्गम नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, और आप देने वाले हैं ऑप्शन नंबर यहां पर डी, यानी बिहारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पूर्वी हिंदी का उद्गम कहां पर हुआ है, कहां से हुआ है, किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का उद्गम, तो देखिए, पूर्वी हिंदी का जो उद्गम हुआ है ना, ये अर्धमागधी से हुआ है। कहां से हुआ है? अर्धमागधी से हुआ है। राजस्थानी बोली का उद्गम कहां से हुआ है जी? राजस्थानी। तो आप कहोगे कि ये शोर सैनी से हुआ है। अब देखिए, जिन्हें इन प्रश्नों को समझने में दिक्कत है, वैसे तो सभी को लगभग आते होंगे, लेकिन जो नए नए हैं अगर उन्हें समझने में दिक्कत है, तो यहां पर देखिए, इसे देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, हम बात कर रहे हैं अपभ्रंश की, तो ये सभी आपके सामने अपभ्रंश है। मतलब देखिए, जैसे क्या होता है ना कि सबसे पहले जैसे बात करते हैं कि लौकिक संस्कृत आई, है ना, फिर वैदिक संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश आया। तो अपभ्रंश के ये काल है, और यहीं से हमारी ये भाषाएं हैं जो आजकल हम बोलते हैं, इसका विकास हुआ है। तो किस भाषा का विकास कहां से हुआ है, किस अपभ्रंश से हुआ है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शोर सैनी अपभ्रंश से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमने पढ़ा था ब्रज बांगरू बुंदेली, बी, ब्रज बांगरू बुंदेली, और खड़ी बोली और कन्नौजी ये सभी कहां से हैं? शोर सैनी से है। अगर राजस्थानी बोल दिया जाए तो ये भी यहीं से है। गुजराती बोल दिया जाए तो यह भी शोर सैनी अपभ्रंश से ही उत्पन्न हुई है। फिर देखिए दोस्तों, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, के अपभ्रंश लहंदा है, टक अपभ्रंश पंजाबी है, ब्राचड़ ध्यान रखिएगा ये सिंधी है, ठीक है। जो सिंधी वाला क्षेत्र है, सिंध वाला क्षेत्र है, ब्राचड़ अपभ्रंश से आया है। मराठी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से आया है। अब देखिए, ये दोनों भी पूछे जाते हैं अक्सर। जो मगधी अपभ्रंश है, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, किस अपभ्रंश से आए हैं? तो मागधी अपभ्रंश से आए हैं। और अर्ध मागधी की बात करें तो पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के मतलब क्या हो गया? 3 बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये थे दोस्तों आपके सामने। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपके सामने है 17, 18, 19। इन तीनों का आंसर दीजिए। देखिए, भारतीय आर्य भाषाओं को विभाजित किया गया है। भारतीय आर्य भाषाओं को विभाजित किया गया है कितने भागों में? तो देखिए, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। और 3 भाग कौन कौन से हैं? तो 3 भाग है दोस्तों, प्राचीन आर्य, एक यहां पर आएगा मध्यकालीन, और एक आधुनिक, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा जो भाषा का विकास का क्रम है ना, यही है। सबसे पहले लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। फिर हमारा आता है मध्यकालीन, जहां पर पाली भाषा का विकास होता है। फिर प्राकृत भाषा का विकास होता है। फिर अपभ्रंश का विकास होता है। तो कर्म भी यही है, ठीक है। और फिर आधुनिक की बात करें तो हमारी आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक की हमारी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? तो जी, ये संस्कृत से हुआ है, ठीक है, संस्कृत से। तो प्रादुर्भाव या जननी हम कहें हिंदी भाषा की कहां से है? तो प्राचीन आर्य भाषा जो हमारी संस्कृत है, वहां से इसका विकास हुआ है। 19 की बात करते हैं। आधुनिक आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए दोस्तों, ये 3 भागों में बांटा गया है। से में बांटा गया, प्राचीन, आधुनिक, माध्यमिक और आधुनिक। ऐसे इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, जो आधुनिक आर्य भाषा हमारी है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, 21। देखिए दोस्तों, यहां पर पूछा गया है कि खालिक बारी नामक जो हिंदी फारसी शब्दकोश है ना, इसकी रचना किसने की है? खालिक बारी नामक जो हिंदी फारसी शब्दकोश है, इसकी रचना किसने की है? तो ये की है अमीर खुसरो ने। किसने की है? अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जाएगा कि कुछ कहानी है दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, रानी केत की कहानी, हिंदी की पहली कहानी कहा जाता है ना इसे। तो कुछ जो महत्वपूर्ण कहानी है, महत्वपूर्ण रचना है शुरुआत की हिंदी साहित्य की, वो आपके लिए है। देखिए, रानी केत की कहानी इंशाल्लाह खां बिल्कुल सही है। प्रेम सागर लल्लू राम जी, कीर्ति लता विद्यापति, पवन चर्यू धनपाल। तो यही गलत है दोस्तों, और आपको यह ध्यान रख लेना। देखिए,
जो पौमचर्य है वो स्वयंभू ने लिखा है, स्वयंभू कवि ने लिखा है। और जो धनपाल नामक कवि है इन्होंने लिखा है भविष्यत कहा। तो पौमचर्य स्वयंभू की रचना है और भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, 23, 24। देखिए हिंदी में प्रकाशित प्रथम पत्र उदंत जो मार्तंड है, इसका यह कैसा पत्र था जरा आपको बताना है। साप्ताहिक था, दैनिक था, मासिक था, पाक्षिक था। क्वेश्चन नंबर 22 का हिंदी में जो प्रकाशित प्रथम पत्र उदंत मार्तंड था ना, यह साप्ताहिक पत्र था, ध्यान रखिएगा साप्ताहिक पत्र था। अब यहां पर देखिए कि 30 मई 1826 को दोस्तों इसका प्रकाशन होता है, साप्ताहिक पत्र यह होता है। और 4 दिसंबर 1827 को यह बंद भी हो जाता है। इसके संपादक जुगल किशोर थे और कोलकाता से प्रकाशित होता था। और 30 मई को दोस्तों यह प्रकाशित हुआ था ना, इसलिए इस दिन पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट की भाषा कौन सी थी। प्रश्न सरल लिखा है, लेकिन देखिए फैक्ट है ना, मुझे आपको सारे क्वेश्चन कराने हैं इजी से लेकर टफ तक के। तो आपके लिए प्रश्न है, इसका आंसर आप देंगे अंग्रेजी देंगे। आपको क्या याद रखना है कि 29 जनवरी 1780 में इसका प्रकाशन होता है पहली बार, कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता है। जेम्स ऑगस्ट हिक्की इसके द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है और साप्ताहिक की शुरुआत में पत्र होता है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 24वां कि इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन थे। हिंदी के इतिहास में सरस्वती पत्रिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इन तीनों पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए आपके सामने रखा है, जिसका आंसर आपको मिलेगा चिंतामणि घोष। यानी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन चिंतामणि घोष जी के द्वारा किया गया था, 1900 में कराया गया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से इसके संपादक बने थे। पहले संपादक चिंतामणि घोष थे, बाद में जो संपादक बनते हैं ये महावीर प्रसाद द्विवेदी बनते हैं, 1903 से बनते हैं। इसका प्रकाशन 1900 से होता है शुरू, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। अब देखिए दोस्तों, देखिए हिंदी का विकास क्रम भी हम देख रहे हैं ना, सब चीज देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए हिंदी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था, सॉरी सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था सिंधी भाषा को, 66, 67, 68 या 92। तो आप देने वाले आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना। और संथाली भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया था, संथाली भाषा को, तो जी हाँ आप कहने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी 2003 में किया गया था। देखा दोस्तों, आपने पढ़े हैं लेकिन मुझे आपको कराने हैं, सारे फैक्ट कराने हैं, छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं छूटेगा। देखिए जब हम संविधान संशोधन की बात करते हैं तो हमारे संविधान में मूलतः 24 भाषाएं थी जब मूल संविधान था। उसके बाद कुछ भाषाएं और जुड़ी हैं, अब टोटल संख्या हो गई है 22, ठीक है। पहली जो संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ी जाती है 21वें संविधान संशोधन होता है 1967 में होता है, और यहां पर दोस्तों सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। फिर 71वां संविधान संशोधन 92 में होता है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी का मतलब कांकड़ी क्षेत्र, जो गोवा वाला क्षेत्र है वहां पर। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये जोड़ी जाती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो 21, 67, 71, 92, 92, 2003, है ना। तो आसानी से दोस्तों याद हो जाएगा 21, 71, 92, ठीक है, 21, 71, 92 आसानी से याद हो जाएगा। पहला 1967 है, ये तो आपको याद करना ही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद चलेंगे 27 पे, 28 पे। देखिए अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्यकाल को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है संक्रांति काल। क्या कहते हैं, संक्रांति काल। देखिए दोस्तों जैसे कि आपको बताया था, पहले संस्कृत आती है ना। देखिए पहले आती है लौकिक संस्कृत, फिर आती है वैदिक संस्कृत, फिर आती है पाली, फिर आती है प्राकृत, और प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश। और जब हम अपभ्रंश की बात कर लेते हैं तब उसके बाद आता है पुरानी हिंदी, यानी हिंदी आती है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है, यानी ये वाला जो गैप है यहाँ पर जो अपभ्रंश से हिंदी में कन्वर्ट हो रहे थे, उस काल को संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। देवनागरी लिपि लिखी जाती है, तो आप कहोगे बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, ठीक है। ये हमारा बायां, ये दायां, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, फिर यहां से हमने ऐसे लिखा, तो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। और देखिए जब हम अपभ्रंश की बात कर रहे हैं ना, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं स्वयंभू कवि को, जिसकी रचना है पौमचर्यु, ठीक है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू कवि, रचना है पौमचर्यु। क्वेश्चन नंबर आप चलेंगे 29 पे और 30 पे। देखिए प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो यह किया जाता है 1955 में। अब यहां पर देखिए जो आपको याद रख लेना है, देखिए पूछा जाएगा कि राजभाषा संबंधी आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 344 में है,
किस अनुच्छेद में है? 344वें अनुच्छेद में है। पहली बैठक राजभाषा आयोग के जब गठन की होती है, ये जून 1955 में होती है। कब होती है? जून 1955 में होती है। गठन होता है इसका, बैठक होती है जुलाई 1955 में, सॉरी, गठन होता है जून 1955 में। अगले महीने 1955 में इसकी पहली बैठक होती है और रिपोर्ट जो प्रस्तुत करता है ये अगले साल 1956 में करते हैं। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं वो बी.जी. खरे, बाल गंगाधर खरे, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, बी.जी. खरे। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए, किसके प्रयासों से 1901 में संयुक्त प्रांत की कचहरी में हिंदू को उर्दू के समान अधिकार प्राप्त हुआ था? देखिए दोस्तों, क्या होता है कि देखिए पहले क्या होता था कि हिंदी भाषा को हमारा मतलब शुरुआत में इसकी तवज्जो नहीं दी गई थी ना, इसे महत्व नहीं दिया गया था। उर्दू को भाषा को महत्व दिया गया था। उर्दू भाषा फारसी काल से चलती आ रही थी, यानी मुगल काल से चलती आ रही थी। तब यहाँ पर जो मदन मोहन मालवीय जी हैं, इनके प्रयासों से 1901 में जो संयुक्त प्रांत की कचहरी है वहां पर पहली बार हिंदी को भी यहां पर क्या दिया गया? अधिकार दिया गया था। तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। देखिए 31-32वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? अलग अलग क्वेश्चन है, आपके लिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न रख लिए हैं। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव रखा था ना, ये गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। राजभाषा जो यहाँ पर जो आयोग बना था, इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं बाल गंगाधर खरे। प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता था? गोपाल स्वामी अयंगर जी। भारतीय संविधान को हिंदी में राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कब हुई है? मान्यता जो प्राप्त हुई है वो कब हुई है? 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। ये तो सरल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। इस दिन हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, देखिए, किस बोली में सामान्यतः ने उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? अगर आपने देखा होगा ना, जैसे हम बोलते हैं जैसे हम का हमने, तुम का तुमने, हमने तुमने, किसने, है ना। तो ने उपसर्ग, सॉरी, ने यहाँ पर उपसर्ग लगा रहे, पढ़ते बोलना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होता है? पढ़ते उपसर्ग लिया, पढ़ते का प्रयोग होना चाहिए यहाँ पे। तो किसका प्रयोग होता है, किस बोली में होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये खड़ी बोली में ही होता है, ठीक है, खड़ी बोली में। उपसर्ग की जगह पढ़ते लिख देना। 34 की बात करते हैं, मानक हिंदी का आधार क्या है? देखिए, मानक हिंदी का जो आधार है ना, वैसे ये हमारी खड़ी बोली आएगी। वैसे जो हमारी खड़ी बोली है ना, ये मुख्यतः सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए, अब देखिए दोस्तों, अब थोड़ा हम वर्णमाला की ओर चलते हैं, ठीक है। अभी तक हमने विकास क्रम को देखा था, अब थोड़ा हम वर्णमाला की ओर चलते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वरों की संख्या, ह्रस्व मतलब या हम इसे कहते हैं मूल स्वरों की संख्या, या हम इसे कहते हैं छोटे स्वरों की संख्या। तो ये है 4। अब 4 कौन कौन सी है? आ, ई, उ और री। कितने हैं? आ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर कहें, मूल स्वर कहें, इनकी संख्या है 4। आ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। कितने हैं? 4 है, ठीक है। सजातीय दीर्घ स्वर कितने होते हैं बताओ? सजातीय दीर्घ स्वर नहीं है, सजातीय। अब देखिए, सजातीय का मतलब क्या होता है? देखिए, सजातीय का मतलब समान जाति वाले, सजातीय का मतलब समान जाति वाले। अब देखिए, जाति कैसे हो गया? जैसे आ एक जाति होगी, आ एक जाति हो गई, ई, देखिए सेम है ना, सेम। यानी अगर बात करें, अगर ई प्लस ई मिलता है तब जाके ई, या ई छोटा ई मिलता है तब जाके बड़ा ई बनता है ना। तो समान मिल रहे हैं, तो जब समान मिलते हैं तो वहां पर क्या होता है? सजातीय स्वर होता है। और सजातीय दीर्घ स्वर की जब हम बात करते हैं ना, तो वो ए नहीं है। मतलब देखिए, सजातीय में आएगा अ धन आ, ई, उ, तो ये सजातीय स्वर है। फिर होता है दूसरा विजातीय, जो अलग अलग से मिलकर बनता है। जैसे आ ई से मिलकर ए बने, आ ए से मिलकर आए बने, है ना। ऐसे आ धन ओ से ओ बनता है और आ धन ओ से औ बनता है, अलग अलग स्वरों से बनता है, तो विजातीय स्वर के अंतर्गत आता है। और यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो विजातीय स्वर है ना, इन्हें ही मुख्यतः संयुक्त स्वर कहते हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, औ, ये 4 मुख्यतः संयुक्त स्वर होते हैं। वैसे तो ये भी संयुक्त है, क्योंकि ये स्वर से मिलकर बने हैं, है ना, अलग अलग स्वर से मिलकर बने हैं। आ से बना है आ, तो ये भी स्वर है, संयुक्त स्वर है। लेकिन मुख्य रूप से अगर संयुक्त पूछा जाए तो विजातीय स्वर को ही संयुक्त स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर आपको पूछा जाए तो दीर्घ स्वर का मतलब होता है जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है। आ, ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 और 3 6 1 7, कहीं पर इनकी संख्या 8 भी ले लेते हैं, कहीं पर री मान लेते हैं, लेकिन मुख्यतः 7 है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39। देखिए, अब देखिए दोस्तों, ता वर्ग का उच्चारण स्थान कहां पर है? अब थोड़ा वर्णमाला पे और डीप घुसते हैं, ठीक है।
त वर्ग का उच्चारण स्थान कहां पर है? त वर्ग का उच्चारण स्थान कहां पर है? तो आप कहोगे, बताइए, त वर्ग का त था द ध न, ता कौन से उसमें आएगा? त, तो दंत में सवाल। ठीक है, कहां पे आएगा? दंत के अंतर्गत आएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये नहीं मालूम है उन्हें थोड़ा सा सबर रखिए, आपको अभी बताता हूं। आय का उच्चारण कहां से आएगा जरा बताइएगा? ए का, तो आय का उच्चारण आएगा कंठ तालव्य से। व का उच्चारण स्थान कहां से आएगा? व का, व बोलिए जरा, व, तो ये आता है दंतोष्ठ से। अब जिसे समझ में नहीं आया वो यहां पर समझने की कोशिश करें, जिसे समझ आया भी है वह भी दोबारा से रिवीजन करे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट्स। यहां पर आपको प्रश्न कैसे भी पूछ सकते हैं। देखिए, याद करने की ट्रिक तो यही है दोस्तों, के टी एम दो, के टी एम दो, के टी एम, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, ये हमारा कंठ होता है ना, ये हमारा यहाँ पर तालव्य होता है ना, यहाँ पर हमारा ओष्ठ आएगा, यहाँ पर दंत आएगा, फिर यहाँ पर ओष्ठ आएगा। इस प्रकार से आपके सामने ध्यान रख लेना है। ये हमारा बीच में मूर्धन्य आ गया है, तो कंठ तालव्य मूर्धा दंत ओष्ठ इसका सही कर्म है। और कौन से जो हमारी बाराखड़ी के जो ये है ना वर्ण है, ये कौन से किसके अंतर्गत आते हैं, याद करना भी बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए का वर्ग, कंठ में क ख ग घ का वर्ग, फिर दूसरे में तालव्य में चा वर्ग, फिर मूर्धन्य में देखिए केटीएम टा वर्ग, फिर दंत में ता वर्ग, ओष्ठ में पा वर्ग। आ गया आसानी से, क ख ग घ, ये सारे आपके 25 के 25 वर्ण आपके यहां पर आ गए हैं। तो ये तो आसानी हो गया है। अब दिक्कत आती है स्वरों को रखने की। कहां पर? एक चीज ध्यान रख लेना है, आपको ऐसे याद करना है, अ आ ई री, ओ उ ए आई ओ औ अंक अह, अ आ ई री। अब देखिए जो री है ना, ये तो आपने देख लिया, पता चलेगा कि मूर्धन्य में आपको आ रहा है, लेकिन जो उ है वो आपको ओष्ठ में आएगा। दंत में किसी भी प्रकार का स्वर नहीं आता है, ये स्पेशल ध्यान रख लेना है। दंतव्य में किसी भी प्रकार का स्वर का प्रयोग नहीं होता है। तो सबसे पहले आ ई री, कंठ में आ स्वर आता है, तालव्य में ई स्वर आता है, मूर्धन्य में री आता है, दंत में किसी भी प्रकार का स्वर नहीं आएगा, और फिर ओष्ठ में आएगा उ। अब जो ए आई आएगा, देखिए, अब कंठ तालव्य कंठ ओष्ठ, कंठ तालव्य कंठ ओष्ठ, अब इन दोनों को मिलाकर बनेगा कंठ तालव्य में ए आई जो ये आ रहा है, कंठ ओष्ठ में ओ औ आएगा, फिर आता है दंत ओष्ठ में वा, और काकल्य वर्ण की बात करते हैं हा। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने ये है। मुझे मालूम है कुछ स्टूडेंट को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे लिखिए, अपनी कॉपी में रिटर्न कीजिए। आपको जितना भी आता होगा ना, आपके सामने अगर प्रेशर बनेगा, आपके सामने में मतलब एग्जाम में आपके क्वेश्चन अगर छूटने वाले होंगे, कम समय बचेगा, तो आप इसे आसानी से नहीं कर पाओगे। जब आपके कंठस्थ होगा या डायग्राम कंठस्थ होगा, तब जाके आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है। और बाकी देखिए, अब बचते हैं इन्हें कैसे लिखें, इन्हें कैसे याद करें। ऊपर वाले तो हमने देख लिए हैं, स्वर भी हमने देख लिए हैं। अब जो ये अंतस्थ व्यंजन है और उसमें व्यंजन है, या रा लावा शा शा शाह, ये कहां पर फिट करें हम? तो देखिए, आपको फिट ऐसे करना है, ऐसे जोड़ा बनाना है। ठीक है, ये आपको जोड़ा बनाना है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले कंठ में कोई भी ये वाला वर्ग नहीं आएगा, है ना, तो कंठ के बाद तालव्य में या वाला, यानी ये तालव्य हो गया है। फिर ये तालव्य का जो बाद दूसरा कौन सा आएगा, ई में कौन सा आएगा, मूर्धन्य में, तो मूर्धन्य में आपका आएगा ये वाला राशा। फिर उसके बाद आपको दंत आएगा, दंत में लाशा। तो ये आसानी से आ जाएगा। और वाह और हाथ हमने पहले ही बता दिया था, वह दंतोष्ठ में, काकल्य में हा। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने यहां पर देखा था ना, इसे एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिए। अब इन प्रश्नों का भी साथ में उत्तर दीजिए। देखिए, यह शा का उच्चारण स्थान कहां पर है? यह शा का उच्चारण स्थान कहां पर है? तो हमने क्या बोला था, जो या रा ला वा शा शा हा हा, इन दोनों वाली लाइन है ना, तो सबसे पहले कंठ वाले को छोड़ दो, उसके बाद से स्टार्ट करो। तो ये कहां पर आएगा? तालव्य में आएगा। या शा कहां पर आएगा? तालव्य में आएगा। ठीक है, फिर देखिए राशा, राशा का उच्चारण कहां पर आएगा? राशा कौन से वर्ग में आएगा? तो राशा या राशा ये दूसरे नंबर पर, मतलब कंठ को हमके छोड़कर उसके बाद तालव्य आया, तालव्य के बाद मूर्धन्य में आया। ठीक है, या ऐसे कर दो, 2 3 4 ऐसे कर दो बस। ठीक है, तो 2 में आपका आया या 3 में आया आपका यहां पर कौन सा? राशा, और दंत में आएगा आपका लाशा। तो हो गया आपके सारे क्वेश्चन यहां पर, है ना। तो थोड़ा सा दोस्तों आपको इमेज बिठानी पड़ेगी आपको आसानी से याद करने के लिए। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43 44 45। देखिए 44 तक है। अब देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच में हो, उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच में जिनका प्रयोग होता है, उन्हें दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है जी? 4 होती है। कौन कौन सी होती है?
य र ल व, य र ल व। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे 44वां है, हिंदी में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? देखिए कंफ्यूज मत होना, दोनों साथ साथ में आपके सामने प्रश्न दिए हैं। सॉरी। अंतःस्थ व्यंजन, अयोगवाह वर्णन। अयोगवाह का मतलब होता है जो किसी के साथ नहीं जुड़ते हैं, तो इनका दोस्तों होते हैं दो, और ये जो होते हैं ना अंक और आह, ये दो वर्ण होते हैं अयोगवाह। अंतस्थ होते हैं यारा लावा, अयोगवाह होते हैं अंकः। कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए दोनों के प्रश्न साथ में आपके सामने रखे हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45, वत्स्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? वीडियो के एग्जाम में, जो वीडियो 2023 का एग्जाम हुआ है 9 जुलाई को, वहां पर यह प्रश्न पूछा गया था। वत्स्य व्यंजन, वत्स्य व्यंजन ध्यान से सुनिएगा। वत्स्य व्यंजन की जब हम बात करते हैं ना, जरा ऑप्शन के अनुसार दीजिएगा आंसर। तो आपको एक चीज बताया था मैंने, स ज र ल और न। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जा है ना, जा, ये जा नहीं है, ये वाला जा है। इसके नीचे एक बिंदु होती है ना, जैसे ये उर्दू फारसी वाला शब्द होता है ना, जा जमीन, है ना, तो वो वाला जा है, जहाज नहीं जमीन, जा वाला। तो सजरल, रा भी है, ला भी है, ना भी है, रा ला यानी यहां पर आ गया, ना भी है, इसका मतलब ये भी आएगा। तो ए और सी इसके दोनों सही हैं, ध्यान रखिएगा, ए और सी इसके दोनों सही हैं। तो जिन उच्चारणों में जी हाँ ऊपरी मसूड़े वत्स्य को स्पर्श करती है तो वत्स्य व्यंजन कहलाते हैं। और ये 5 आपको ध्यान रख लेने हैं, और याद करना भी सरल है। सजरल, सजरल न, है ना, सजन, सजरल न, सजरल न। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46, 47, 48। देखिए अब आता है, देखिए आपने सारे फैक्ट देखे, वर्णमाला में आपने वो वर्ण देख लिया, अल्पप्राण वर्णमाला में आपने कौन से देखे? अभी जो हमारे कंठ, तालव्य, दंत, ओष्ठ वगैरह थे वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अयोगवाह वाले हो गया है, वत्स्य व्यंजन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं उच्छिष्ट व्यंजनों की ओर। ठीक है, उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है ये आपको बतानी है। उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या, देखिए उच्छिष्ट का मतलब होता है जो फेंका हुआ, फेंका हुआ, है ना। तो उच्छिष्ट व्यंजनों की जो संख्या है वो 2 है, और 2 कौन कौन सी है? वो है ढ और ड़। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके सामने सिंपल ऐसा लिख दिया जाए ना, तो ये नहीं है, कौन सा वाला है? ये वाला है, इसके नीचे बिंदी, ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज करेगा, है ना, ड ढ ड़ ड़ ड। ठीक है, और ये शुरुआत में कभी भी प्रयोग नहीं होते हैं। ये ऐसे व्यंजन होते हैं जो इनसे कोई भी शब्द नहीं बनता है, कोई भी शब्द नहीं बनता है। डा से डमरू बन जाएगा, लेकिन ड़ से डमरू नहीं बनेगा, है ना, ये गलत होगा। तो बिंदी वाले हमेशा ध्यान रखिएगा, इन्हीं को उच्छिष्ट कहते हैं, इन्हीं को ताड़नजात कहते हैं, इन्हीं को विकसित व्यंजन भी कहते हैं। प्रश्न कैसा भी बने कि विकसित व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 2 है। उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। ताड़नजात व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 2 है। और कौन कौन सी है? ड़ और ढा है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन दोस्तों आप देने वाले हैं श, यही है, श श श ह, है ना, ये वाला श श श ह, श श श ह। तो ये उच्छिष्ट व्यंजन है, इनकी संख्या भी क्या है? 4 है। 48वां क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर के रूप में किसे जाना जाता है? अब देखिए दोस्तों, आपको प्रश्न के आधार पर करना है। मुझे मालूम है पटवारी के एग्जाम में आपको पूछा गया ये प्रश्न है, और बहुत से स्टूडेंट ने गलत कर दिया। वो बोलेंगे यार आ, इसमें भी तो 2 स्वर मिल रहे हैं, आ धन आ मिल रहा है, तो ये भी तो संयुक्त हुआ ना। बिल्कुल दोस्तों संयुक्त होता है, लेकिन अगर आपके सामने ऐसे ऑप्शन आएंगे ना, तो मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया था, जहां पर ध्यान रखिए, जहां पर विजातीय स्वर है, विजातीय स्वर, विजातीय स्वर मतलब अलग अलग स्वर जहां पर बनेंगे, वही मुख्यतः संयुक्त स्वर के रूप में जाने जाते हैं। मतलब जो यहां पर आ है ये गलत होगा। अगर आए की बात करेंगे, अभी आपको कुछ समय पहले बताया था, अगर ध्यान होगा आपको, अगर आपको ध्यान होगा, आपने ध्यान से सुना होगा पीछे ये वाला प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला विजातीय स्वर बताया था ना। यहां पर देखिए जो विजातीय स्वर है, आ धन ई से ए बना, आ धन ए से ए बना, तो यही जो 4 है मुख्यतः ये विजातीय स्वर है, और इन्हीं को संयुक्त स्वर के रूप में भी हम जानते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 भी हो गया है, 48 भी हो चुका है, और अब चलेंगे 49 पे और 50 पे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं ये आपको बताने हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? देखिए मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं ना 3 होते हैं। कौन कौन से? तो आप सभी समझते हैं, एक तो होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जहां पर केवल एक मात्रा का प्रयोग होता है ना। ह्रस्व स्वर का मतलब आ, ई, उ और री। ठीक है, ये होते हैं 4 ह्रस्व स्वर, या इन्हीं को मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 हो जाती है ना, कहीं पर 8 भी मिल जाते हैं, लेकिन मुख्यतः 7 होती है, जहां पर बड़े 2 स्वरों से मेल से बनता है, बड़ा आ,
बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए आई, ओ औ, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और प्लुत की बात करते हैं तो जहां पर 3 मात्रा का स्वर, देखिए दीर्घ स्वर को 2 मात्रा का स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर को 3 मात्रा का स्वर कहते हैं, है ना। जैसे औम तो क्या लगाना है, बड़ा जोर लगाना है, तो 3 मात्रा का स्वर यहां पर होता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। मूल स्वर दोस्तों मुख्यतः 11 होते हैं। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए कुल तो 13 है। उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो 10 है, कुल पूछा जाए तो 13 है, मूल पूछा जाए तो 11 है। और लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। देखिए 13 स्वर, ठीक है, 35 व्यंजन होते हैं, और इसके अलावा देखिए 4 यहाँ पर जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर देखिए ये होता है ना, जैसे व्यंजन की बात करें 35, तो 33 प्लस 2 कर सकते हैं, 33 प्लस 2 मतलब 33 तो व्यंजन हो गया है, प्लस 2 जो ये उच्छिष्ट ताड़नजात व्यंजन होते हैं ना, ढ़ा ढ़ा वाले, तो वो इसमें जुड़ जाते हैं। प्लस 4 कौन से हो गए, प्लस 4 यहाँ पर संयुक्त व्यंजन हो गए, है ना, अक्षा, तरा, श्रा, ज्ञा, ये वाले व्यंजन। अब आपको ये बताना है कि इनका सही विन्यास कर्म कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 का यही आपके सामने है, संयुक्त स्वर है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो ज्या बनता है ना, ज्या, तो इसे बोलते हैं आधा जा धन या आया, इससे मिलकर बनता है ज्या, है ना, ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी, तो ज्या भी बोल लेते हैं इसे, तो ध्यान रखिएगा ये वाला होता है, ठीक है, या नहीं होता, ये गलत है। आपको पूछा जाएगा संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, तो 4 होते हैं, अक्षा, है ना, तरा, श्रा और ज्ञा, तो ये होते हैं 4 स्वर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन होते हैं ना, ये होते हैं, ये है छ। अब सुनिएगा जरा यहाँ पर कि जो च, छ, ज, झ, ये प्रश्न भी आयोग ने आपको पूछ लिया है, निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, तो च, छ, ज और झ, ये क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। परिभाषा आपके सामने यहां पर रखी है, आप इसे पढ़ भी ले सकते हो परिभाषा को, ठीक है। तो आपको ये याद करना है, च, छ, ज, झ, ये 4 जो वर्ण हैं, इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। केवल अगर स्पर्श व्यंजन बोले या इसी को हम वर्गीय व्यंजन बोले तो इनकी संख्या 25 आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 25 आती है। और कौन से 25 हैं, ये 25 हैं। उच्छिष्ट ताड़नजात हम इसमें जोड़ते नहीं है, ध्यान रखिएगा, वैसे ये 25 है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 54। अब देखिए दोस्तों, आपका वर्णमाला कंप्लीट कर रहे हैं, वर्णमाला से आपका प्रश्न ध्यान एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहेगा, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो निश्चित ही आज आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहेगा। देखिए बोरिंग लगता है, पढ़ना सबको बोरिंग लगता है, लेकिन सफलता भी उन्हीं को मिलेगी जो पढ़ेगा, रेगुलर नोट्स बनाएगा। देखिए जिह्वा के उच्चारण के आधार पर पश्च स्वर कौन सा नहीं है, जिह्वा के उच्चारण के आधार पर पश्च स्वर। अब देखिए हम जिह्वा के उच्चारण की बात करते हैं, है ना, तो जिह्वा के उच्चारण के आधार पर पश्च स्वर आ नहीं है। अब यहां पर देखिए ये हमारा, जब हम जिह्वा की बात करते हैं तो 3 भागों में बांटा है, अग्र जिह्वा, मध्य जिह्वा, पश्च जिह्वा, आगे की जीभ, बीच की जीभ और पीछे की जीभ। मध्य वर्ग में केवल आ आता है, क्या आता है, आ आता है, ध्यान रखिएगा, मध्य में केवल आ, सिंपल छोटी आ। अग्र में आएगा ई ई ए आई, आप बोलिए जरा, ई ई बोले, ए आई बोले, तो आपकी जीभ बाहर आएगी, आगे बाहर आएगी, तो वो अग्र भाग के अंतर्गत आएगा। और बाकी जो पीछे बचेगा आ उ ओ आउ वगैरह, तो ये पश्च के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। अब देखिए ए की बात करते हैं, तो अभी हमने देखा था ई ई ए आई, तो ए कहां आ रही है, जी बाहर आ रही है, मतलब ये क्या आएगा, अग्र जिह्वा का पार्ट है। प्रश्न ऐसा ही बनेगा कि जिह्वा उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। जिह्वा उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र, मध्य, पश्च। और जिह्वा उच्चारण के आधार पर मध्य के अंतर्गत अ, अग्र के अंतर्गत ई ई ए आई और पश्च के अंतर्गत ये सामने आपके दिए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 55, 56। देखिए दोस्तों, पूछा गया है जिन स्वरों के उच्चारण में समय मुख द्वार लगभग बंद रहता है। अब चारों परिभाषा यहीं से याद करो, ठीक है। एक प्रश्न दिया है, आपको चारों परिभाषा याद करनी है। एक का मतलब समझ जाइए, सभी का मतलब आप समझ जाओगे। जिन स्वरों के उच्चारण में समय मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए मुख द्वार बंद रहता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों संवृत्त। क्या कहते हैं, संवृत्त। मतलब एक परिभाषा आपको याद हो गई। अब इस परिभाषा से आप इसकी सभी की परिभाषाएं निकाल सकते हो। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में समय मुख द्वार लगभग बंद रहता है, संवृत्त यानी एकदम वृत्त यानी एकदम बंद, एकदम बंद, मुख एकदम बंद, तो वहां पर संवृत्त होगा।
मुख थोड़ा सा खुला हुआ हो, थोड़ा सा खुला हुआ हो, अर्ध संवृत। मुख एकदम खुला हुआ, मुख एकदम गोल हो, मुख खुल गया, जैसे हम ओ बोलते हैं ना, ओ औ पूरा खुल गया है, पूरा जहां पर मुख खुलता है तो वहां पर क्या आएगा, विवृत। और जहां पर मुख थोड़ा सा आधा खुला हुआ हो वहां पर अर्ध विवृत। तो परिभाषा आप आसानी से निकाल दोगे, केवल आपको संवृत की परिभाषा याद करनी है, ठीक है। अब यहां पर है कि विवृत स्वर कौन सा है, जरा बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ना, अब आप निकालिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो विवृत है ना, ये आएगा डी, आ विवृत। अभी बोला ना विवृत, विवृत का मतलब पूरा खुला हुआ, ठीक है। तो पूरा खुला हुआ वहां पर विवृत। अब देखिए यहां पर एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अर्ध विवृत में ओ आओ, ठीक है, ए आओ, बड़ी आओ, बड़ी आओ अर्ध विवृत के अंतर्गत आता है, ठीक है। विवृत के अंतर्गत आ, यानी आ जब हम बोलते हैं ना आ, तो हमारा मुख पूरा खुल रहा है, तो पूरा खुलने वाले को विवृत कहते हैं। अब जो ई उ है, ये संवृत के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, संवृत के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, आप आसानी से याद कर दोगे, जब आपको अभी ये थोड़ी देर पहले ये वाला कराया ना, जीवा के उच्चारण के आधार पर ई ए आई, ये किसका है, जीवा का अग्रभाग है ना। अब संवृत में आपने ए आई को हटा देना है, यहां पर उ को रख देना बस। संवृत में ई उ, ठीक है। विवृत में पूरा ओ, पूरा ओ, पूरा ओ, पूरा आओ मतलब पूरा आ, ठीक है। अर्ध संवृत में ए आओ और अर्ध विवृत में आ ए आओ आ, ठीक है। तो अर्ध संवृत में दोस्तों छोटी ए छोटा ओ, अर्ध संवृत में छोटा ए छोटा आओ, विवृत में पूरा आ, फुल आ, बड़ा आ, और बाकी जितने बचेंगे आ छोटा ए बड़ा आओ, ये अर्ध विवृत के अंतर्गत आएंगे। सॉरी, बड़ा आए बड़ा ओ अर्ध विवृत के अंतर्गत आएंगे, बड़ा ए बड़ा आओ अर्ध विवृत के अंतर्गत। एक बार देख लेना, आराम से थोड़ा सा समय लेना और अपनी कॉपी में लिखना, याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा कि आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं छूटेगा वर्णमाला से, तो आपके हर प्रश्न रखे हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी दोस्तों आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए इसकी पीडीएफ वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि कैसे डाउनलोड करना है, कल आप पूरे दिन भर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही रख दूंगा इसकी पीडीएफ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कभी भी कर लीजिएगा, आने वाले 1-2 हफ्ते तक कभी भी कर लीजिएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही नीचे जाएगा, एकदम नीचे जाएगा, वहां पर आपको इस वीडियो की प्लेलिस्ट, इस वीडियो का पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 57वां क्वेश्चन है, सही सुमेलित है, लुंठित वर्ण, अर्धस्वर वर्ण, पार्श्विक वर्ण, उच्छिप्त वर्ण। तो आपने बताना है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल, जो अर्धस्वर होता है ना, अर्धस्वर होता है या वा, पूछा जाता है कि अर्धस्वर कौन सा है, य और वा, य और वा अर्धस्वर है। अब देखिए ये हो गया लुंठित, लुंठित में ला नहीं आएगा, लुंठित में रा आएगा, और पार्श्विक में रा नहीं, पार्श्विक में ला आएगा। तो अब देखिए यहां पर ऐसा मत कर देना कि लुंठित में ला आ जाएगा, ला हमेशा क्या होता है, लुंठित का मतलब देखिए, लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना, लुढ़कना। जिस वर्ण का उच्चारण लुढ़क का होता है, र, आप रा बोलेगे, आपकी जीभ ऐसे जाएगी आगे, र ऐसे जाएगी आगे, है ना। तो लुंठित में रा आएगा, और पार्श्विक में आप ला बोलेगे, पार्श्विक का मतलब जैसे हमारे जीभ हो गया, आप र बोलेगे, आपका जो वर्ण की जो हवा आएगी ना, वो यहां से आएगी, जीभ के बाहर से आएगी, इस साइड से आएगी, जीभ हमारी ये होगी, हवा इस साइड से आएगी, तो पार्श्विक में आएगा, जीभ से किनारे से होकर आती है, पार्श्व से होकर आती है। तो यहां पर दोस्तों ये है। और जो उच्चित व्यंजन है ना, मैंने आपको पहले बताया था, ढ और ढ, बिंदी आनी जरूरी है नीचे। चलेंगे 58वां क्वेश्चन है, 59वां क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन है। अब देखिए आपके अल्प प्राण है, महाप्राण है, अल्प प्राण महाप्राण। बताइएगा क्वेश्चन नंबर यहां पर 58, कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है, ख, ध, ता, भ। ये दोस्तों आप तभी अच्छे से कर सकते हो जब आपके सामने ये कंप्लीट फिगर आपके सामने हो। किसे अल्प कहते हैं, किसे महा कहते हैं। अल्प प्राण का मतलब जिस वर्ण को उच्चारण करने में कम हवा की आवश्यकता होती है, कम प्राण की आवश्यकता होती है, कम हवा की, कम सांस की आवश्यकता होती है ना, कम शक्ति लगती है, तो अल्प प्राण में। महाप्राण में अधिक शक्ति लगती है, जोर देना पड़ता है। तो अल्प प्राण व्यंजन में कौन सा नहीं आएगा, बताइएगा। तो देखिए ता नहीं, ता आएगा, बाकी सभी क, ख, ग, ता, भा, ये क्या है, ये महाप्राण है बाकी, ठीक है। अल्प प्राण व्यंजन नहीं है, तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा नहीं है, तो आप कहोगे ख नहीं है, ठीक है। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा नहीं है, तो ख नहीं है। और निम्न में महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो ना नहीं है। मुझे मालूम है बहुत से जन जो नहीं मालूम होगा उन्हें दिक्कत आएगी, लेकिन अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, सुनिएगा। अल्प महा अल्प महा अल्प, कितना आसान है याद करना, ए एम ए एम ए एम, है ना। अल्प महा अल्प, यानी जो पहली पंक्ति है क च ट त फ प,
ये क्या होती है, अल्प के अंतर्गत आती है। फिर जो ख, छ, ट, थ, फ, ये दूसरा होती है। देखिए बाराखड़ी तो याद होनी चाहिए, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 1 से पढ़कर आ रहे हैं, यहां तक कि हम नर्सरी से पढ़कर आ रहे हैं, तो बाराखड़ी तो सभी को याद होगी, होनी चाहिए, सभी को होनी चाहिए। जब ये याद हो गया है तब आप आसानी से ये भी याद कर दोगे। अल्प, क, च, ट, त, प, ये अल्प के अंतर्गत आएगा। अब देखिए त, ता यानी अल्प के अंतर्गत, तो ये अल्प प्राण है। भा, देखिए भा कहां पर है, प, फ, भ, यानी चौथे नंबर पर है, तो चौथे नंबर पर क्या आता है, महाप्राण आता है ना। पहला, तीसरा, पांचवा, 1 3 5 यानी विषम संख्या अल्प में आएगा और सम संख्या महाप्राण में आएगा। आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको पूछा जाए दा कौन सा है, तो आपको हो गया कि यार दा, त, थ, द तीसरे नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर मतलब अल्प प्राण आएगा, आसानी से कर दोगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 पे, क्वेश्चन नंबर 62 पे। देखिए दोस्तों, प्रश्न यही बनते हैं, यहीं से प्रश्न बनेंगे। लेकिन एग्जाम अगर आपको टफ बनाना, अगर एग्जामिनर क्या होगा कि टफ बनाने की कोशिश करेगा ना, तो आपको एक साथ पूछेगा। एक साथ पूछने का मतलब वो आपको पूछेगा, एक शब्द पूछेगा, जैसे आपको पूछ लिया ना, पूछ दिया है तो बताया कि ना क्या चीज है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, अघोष है, सघोष है ना, कौन सा व्यंजन है, सभी को एक साथ लेकर जोड़ देगा वो। तब आपको जब सभी फैक्ट मालूम होंगे तभी तो आप ये कर पाओगे, इसलिए इसे लिखना है। अल्प प्राण व्यंजन नहीं है, अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। तो देखिए अल्प प्राण व्यंजन नहीं है, ह नहीं है। देखिए अभी तो आपको जो वर्ग के व्यंजन थे वहां से बताया था, अब थोड़ा नीचे वाले से बताते हैं। और महाप्राण व्यंजन नहीं है, ला नहीं है। इसे याद कैसे करना है, देखिए य, र, ला, व, य, र, ला, व, जो ये है ना अंतस्थ व्यंजन, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं य, र, ला, ब, सॉरी अल्प प्राण व्यंजन नहीं, ये बा लिख लिया है यहाँ पे, हाँ ये बा भी सही है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, ये अल्प प्राण है, ठीक है। या, रा, ला, अगर यहाँ पर वाह होता तो ये भी क्या होता, अल्प प्राण होता, ठीक है। बा क्या है, महाप्राण है। शा, शा, शा और हा, ये क्या है, महाप्राण है। अब देखिए याद करना भी आसान ही है। अब जैसे शा, शा, शाह बोले, इसे हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं, ऊष्म। ऊष्म का मतलब गर्मी, गर्मी का मतलब ऊर्जा। जहां पर ज्यादा ऊर्जा लग रही है, ज्यादा हमें ताकत लगानी पड़ रही है, तो महानित होगा, वो महा होगा। इसका मतलब ये क्या होंगे, शा, शा, शाह, ये महाप्राण होंगे, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 63 64 देखिए, और 65 भी देखिए। अघोष व्यंजन नहीं है, अघोष सघोष, अघोष सघोष। अब वाले सघोष अघोष पे आते हैं। देखिए दोस्तों, आपको वर्णमाला के सभी प्रकार इस वीडियो में करा दिए हैं, अघोष सघोष भी अब कंप्लीट होने वाला है। अघोष व्यंजन नहीं है, क, ट, प, भ, कौन सा अघोष व्यंजन नहीं है, अघोष व्यंजन कौन सा होता है, तो आप देने वाले हैं यहां पर भ, ठीक है। अभी पता चल जाएगा अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं। निम्न में से सघोष व्यंजन नहीं है, जरा बताएगा, पहले आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सघोष व्यंजन नहीं है, यानी अघोष व्यंजन की बात कर रहे हैं। देखिए निम्न में से अघोष व्यंजन नहीं है, मतलब सघोष व्यंजन कौन सा है ये पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सघोष व्यंजन नहीं है, मतलब अघोष व्यंजन कौन सा है ये आपको पूछा है। और निम्न में से अघोष व्यंजन कौन सा है, तो अघोष व्यंजन खा है। अब याद कैसे करना है जी, सुनो, ऐसे याद करना है। पहली दूसरी जो पंक्ति होती है ना, पहला दूसरा, ये अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष। देखिए घोष का मतलब, देखिए जिन वर्णों के उच्चारण करते समय कंपन होता है, कंपन होगा जहां पर, उसे कहते हैं सघोष, या इसी को घोष कहते हैं। और जहां पे कंपन ही नहीं होगा, एकदम शांत तरीके से होगा, वहां पर आता है अघोष, ठीक है। अब याद कैसे करना है, पहली दूसरी लाइन वर्गीय व्यंजनों की हमेशा अघोष, ठीक है। दूसरी तीसरी चौथी, सॉरी दूसरी तीसरी, सॉरी तीसरी चौथी पांचवी, तीसरी चौथी पांचवी, ये आएगी सघोष, या यहां पर इसे घोष कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजन आपको याद हो गया है। अब जो ये वाले होते हैं ना, या, रा, ला, वा, ये सघोष के अंतर्गत आएगा। और जो हा है ना, यह भी सघोष के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। और बाकी जो शा, शा, शा वाली है ना, ये पीछे वाली हा को छोड़कर जो ये वाला, ये अघोष के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों, एक बार देखिए फिगर को, देखिए याद कीजिए, अपने दिमाग में फिट कीजिए और लिखिए, याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब आते हैं 66 पे। देखिए हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना कब होती है, तो आप कहने वाले हैं 1900, जी हाँ 1954 में होती है, 12 मार्च 1954 को होती है। अब सुनिए दोस्तों, आपको थोड़ा करंट अफेयर भी ध्यान रखना है। 2023 में घोषणा हुई है कि अतुल कुमार राय को यहाँ पर दिया जाएगा क्या, हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी भाषा का, ठीक है। और 2022 में जो दिया गया था ना, वो बद्री नारायण जी को दिया गया था। तुमड़ी इनका एक कविता संग्रह था 2022 में।
2021 की बात करें तो सम्राट अशोक रचना के लिए दिया गया था दया प्रकाश सिन्हा को। और 2005 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये दिया गया था दोस्तों क्या रचना के लिए, मनोहर श्याम जोशी जी को। तो हिंदी साहित्य अकादमी स्पेशली ऊपर के 3 और नीचे का ये 2005 वाला तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 देखिए, हिंदी से संबंधित कुछ संस्था हैं, उनके विभाग व इनकी स्थापना वर्ष आपको देखना है। बताइएगा इसका आंसर। देखिए, नेशनल बुक ट्रस्ट 1958 सुमेलित कौन सा है आपको ये बताना है जरा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ही सही है, 1893 सही है। जो नेशनल बुक ट्रस्ट है ना, इसकी स्थापना 1957 में होती है। कब होती है? 1957 में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1965 गलत है दोस्तों, ये 1 मार्च 1960 को होती है। इसकी एग्जैक्ट तिथि ध्यान रखिएगा, 1 मार्च 1960 को। और राजभाषा आयोग 1955 में होती है। बाल गंगाधर खरे इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। विश्व हिंदी दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था कब? बताइएगा। तो जी हाँ, यह मनाया गया था 2006 में, पहली बार 2006 में मनाया गया था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ है? बताइएगा। लेटेस्ट करंट अफेयर का यह प्रश्न है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो 12वां हिंदी जो विश्व सम्मेलन हुआ है ना, ये फिजी में हुआ है। भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब कराया गया था? तो ये कराया गया था सितंबर 2015 में। कब कराया गया था? 2015 में। विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करेंगे तो 14 सितंबर को, है ना। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ ना, लेटेस्ट वाला, इसकी तिथि भी ध्यान रखिएगा क्योंकि लेटेस्ट है। ये 15 से 17 फरवरी 2023 फिजी। शहर पूछा जाए तो नांडी शहर है, और डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ से भाग लिया था। थीम इसकी थी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम मेधा कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपके 70 क्वेश्चन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले देखिए, कुछ हैं जो आपको विश्व हिंदी सम्मेलन के याद होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। देखिए दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 11वां वाला स्पेशल याद कर दीजिएगा, 11वां और 10वां 11वां, क्योंकि लेटेस्ट वाले हैं। सभी कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर ना कर पाओ तो लेकिन शुरुआत के 4 तो जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पर याद करने का तरीका क्या है। देखिए, 75, 76, 83, 93, 75, 76, 83, 93, कितना अच्छा आसानी से याद हो जाएगा। 75, 76, 83, 93। पहले की तो एग्जैक्ट तिथि ध्यान रखेगा, 10 से 12 जनवरी, क्योंकि 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं ना। तो 1975 में पहली बार हुआ था। कहां पे हुआ था? एनपीडीपी, नागपुर, पोर्ट लुइस, दिल्ली, पोर्ट लुइस। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसे याद कर सकते हो इसे, एनपीडीपी नाम से, नागपुर, पोर्ट लुइस और दिल्ली, फिर पोर्ट लुइस। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने ये है। और बाकी बाद की बात करें तो 12, 15, 18। ठीक है, 12 + 3 15, 15 + 3 18। तो 9वां, 10वां, 11वां, और अभी जो लेटेस्ट हुआ है 2023 में हुआ है, वो तो याद करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर है, देखिए दोस्तों, 71वां है, अभ्रंश को संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। अभ्रंश को विद्यापति द्वारा देसिल बहना कहा गया है। अभ्रंश को चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा पुरानी हिंदी कहा गया है। अभ्रंश काल को वाल्मीकि स्वयंभू कवि को कहा गया है। और अभ्रंश का उत्तरकालीन अवस्था प्राकृतिक कहलाती है। नहीं, यही गलत है। जो अभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है वो अव्वट है। क्या है? अव्वट है। ठीक है, कौन सी है? अव्वट। उत्तरकालीन अवस्था अव्वट है, ना कि यहाँ पर प्राकृत। प्राकृत तो पहले आती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या फिर जो भाषा होती है ना, अधिनियम से संबंधित जो भाषा होती है, विधेयकों में प्रयोग होने वाली भाषा का जो प्रयोग होता है वो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट व अधिनियम आदि से संबंधित विधेयकों में जो प्रयोग होने वाली भाषा है, ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, याद करने हैं। अनुच्छेद 348 से आपको ध्यान रख लेना है। 343 सबने पढ़ा है कि राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। 344 में पढ़ा है कि राजभाषा संबंधी आयोग की बात की गई है। और 351A में प्राथमिक स्तर पर राजभाषा को बढ़ावा देना है, ये बताया गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए, हिंदी शब्द किस भाषा से आ रखा है, जरा बताइएगा। हिंदी भाषा, जो हिंदी शब्द है ना, हिंदी, हिंदी, वो किस भाषा से आ रखा है? तो जी हाँ, ये आ रखा है फारसी भाषा से। कहां से आ रखा है? फारसी भाषा से। रामचरितमानस की भाषा है अवधी,
विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज, पद्मावती की भाषा है अवधी, और कीर्तिलता जो विद्यापति की भाषा है मैथिली। कौन सा गलत है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी गलत है, और ये आपको ध्यान रख लेना है, ये अवध भाषा में है, ठीक है, मैथिली में नहीं है। रामचरित विनय पत्रिका की भाषा याद रखिएगा। रामचरित तो आप आसानी से याद कर दोगे कि रामचरित्र, राम जी मतलब अयोध्या, अयोध्या मतलब अवधी भाषा, विनय पत्रिका ब्रज भाषा, विनय पत्रिका ब्रज भाषा, और पद्मावत दोस्तों ध्यान रखिएगा जायसी की है, अवधी भाषा में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहले ही आपके सामने आंसर आ चुका है। देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के मुख्यालय आपका चेन्नई में मिलता है। दक्षिण भारत जो हिंदी प्रचार सभा है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। अब जो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई थी ना, ये 1910 में हुई थी। मदन मोहन मालवीय जी अध्यक्ष थे 1910 में। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ है? गुजरात के जो राजा जयभट्ट है उनका जो अभिलेख है ना, वहां पर नागरी लिपि में प्रयोग हुआ है, तो वहीं से देवनागरी का प्रयोग हुआ है। तो 77 का राइट आंसर ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वर रहित आ का बताना है कौन सा होगा? स्वर रहित आ का प्रयोग बताइएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वर रहित रा, स्वर रहित रा। देखिए, त्राटक की बात करते हैं, तो त्राटक की बात करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा? ता आएगा, है ना, फिर रा आएगा, धन आ आएगा। तो यानी इसमें स्वर का प्रयोग हुआ है ना, आ का प्रयोग हुआ है, तो त्राटक में त्राटक आ का प्रयोग हुआ है, तो इसमें तो स्वर का प्रयोग हुआ है। ट्रक की बात करते हैं, ट। अब यहां पर देखिए आधा टा लिख लिया मैंने, धन रा आधा ला लिख लिया है, फिर आ, तब जाके ये बना है ट्रा, मतलब इसमें भी स्वर का प्रयोग हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जहां पर ये ऊपर वाली मात्रा आती है ना रा में, वहां पर किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे निर्माण की बात करते हैं, तो मान के चलो निर्माण की बात करते हैं, तो हम पहले ना लिख लेते हैं, इसे तोड़ने की बात करते हैं, तो छोटी ई की मात्रा लिखते हैं हलंत, फिर छोटी ई। अब देखिए जो ये रा है ना, ये रा आधा ला लिख लिया। अब ये रा जो जुड़ा है ना, ये मां के साथ जुड़ा है, ना कि किसी स्वर के साथ, तो ये मां धन आ। तो ध्यान रखिएगा यहां पर ये जो रा जुड़ा है, ये मां के स्वर जुड़ा है, मतलब स्वर के साथ नहीं जुड़ा है, इसलिए ये स्वर रहित है, स्वर के बिना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपको ज्यादा वो सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी ऊपर वाली मात्रा है ना, समझ जाना कि वो स्वर रहित है। जिन स्वरों के उच्चारणों में हवा केवल मुख द्वार से निकलती है उसे कहा जाता है। हवा कहां पर? मुख द्वार से निकलती है। देखिए, हम जब बोलते हैं ना, तो हवा दो तरीके से निकलती है, एक तो मुख से निकलती है, एक नाक से निकलती है ना। तो उच्चारण करते समय जब हम कोई बात बोलते हैं, तो हवा दो माध्यम से निकलेगी, या तो नाक से या तो मुख से। अगर नाक से निकलती है, नाक से निकलती है, तो मतलब ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर नाक से निकलती है तो अनुनासिक, और नाक के बिना निकलती है तो निरुनासिक। तो ऑप्शन नंबर बी, जिन स्वरों के उच्चारणों में केवल हवा मुख द्वार से निकलती है, निरुनासिक यानी बिना नाक से, यानी नाक के बिना, यानी केवल मुख से ही निकलती है, तो वो निर्नासिक के अंतर्गत। और अनुनासिक, नाक को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे यानी नाक के माध्यम से भी निकले तो अनुनासिक। तो 79 हो गया है। अगला क्वेश्चन है 80, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अवृतमुखी स्वर है? तो देखिए यहां पर अगर आप देखोगे ना, अवृतमुखी, अवृतमुखी मतलब जिस स्वरों को बोलने में हमारा मुख एक तो गोल होगा, एक गोल नहीं होगा। जहां पर गोल नहीं होगा वो कौन सा होगा? वो होगा अवृतमुखी। और जहां पर हमारा मुख गोल होगा, जैसे उ, ओ, आओ, जहां पर गोल हो रहा है मुख हमारे, जहां पर हमारे जो होंठ हो रहे हैं वो गोल हो रहे हैं बोलते समय, वो आते हैं वृत्तमुखी के अंतर्गत। तो यहां पर आंसर आएगा हमारा आ क्या आएगा? ये अवृतमुखी के अंतर्गत आएगा। आपके सामने यहां पर लिखिए, हो जाएगा वृत्तमुखी, उ ओ औ। यहां पर हमारा जो बोलने में क्या हो रहा है, मुख क्या हो रहा है, गोल बन रहा है, वृत्त बन रहा है। और अवृत्त में देखिए आ ई, यहां पर गोल ना बन के कुछ इस प्रकार से बन रहा है ना। तो ये अवृतमुखी के अंतर्गत आसानी से याद हो जाएंगे, अवृतमुखी, विवृतमुखी। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद 81, देखिए, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान 1968 के तहत हिंदी भाषा को जोड़ा गया था। 71वां संविधान 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषा को जोड़ा गया था। 81 का सही आंसर क्या होगा? तो आप देने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी, 68 नहीं 67। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा पहले डिस्कस कराया था, अलग फॉर्मेट में आपके सामने रखा है, और आई होप आपको याद हो जाएगा। अब इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको देना है 82वें क्वेश्चन का आंसर, ये आपके कमेंट बॉक्स में है। आपको पूरा फैक्ट आपके सामने दे दिए हैं, आपको केवल याद करने हैं बस, है ना। देखिए, प्रश्न आपके सामने अगर थोड़ा हाई लेवल का बनेगा तो ऐसा ही बनेगा,
ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी वर्ण पूछ लेंगे, जैसे यहाँ पर धा पूछ लिया है, धा क्या सगोश के है? धा सगोश में आता है। देखिए धा कहां पर आता है, अगर आप देखोगे ना धा कहां पर आएगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पर आएगा त थ द धा, धा मतलब सगोश। तो जी हाँ, धा सगोश के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही है। महाप्राण है, हमें मालूम है ये चौथे नंबर पर, त थ द ध चौथे नंबर पर। अल्प महा, जी हाँ ये महाप्राण भी है। क्या धा दंत्य है? तो हमने देखा था धा की बात करेंगे कौन से वर्ग में है, ता वर्ग में है ना। तो ता वर्ग कौन सा आता है, दंत के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल ये सही है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है यहाँ पर, और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आपके सामने दोस्तों ये है, अगर प्रश्न लेवल टफ बनाने के लिए आएगा तो इन्हीं प्रश्नों से, यहीं से इसी को समझ जाओगे आप, आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। बस इसे समझिए, रिवीजन कीजिए, लिखिए, चिपका दीजिए, अपने हैंड रिटन लिख के अपने सामने एक नोट चिपका दीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए जिन्हें ये याद नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज का हमारा इतना ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है कि हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस रखें, कंटिन्यू क्लासेस रखें। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर जहां भी आपके सोशल भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। धन्यवाद।